हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की ये तीसरी क्लास है। और इसके साथ साथ आज से ही आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। और उसका जो समय होगा वो 9 बजे रहेगा। ठीक है, यानी कि इस क्लास के जस्ट बाद 9 बजे से आपका जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो भी आप ज़रूर अटेंड करें। और चले दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है जिसकी आपकी परीक्षाओं में आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। जो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली है उसमें जो सिलेबस है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 122 नंबर। भारत में जनसंख्या शिक्षा का जो प्रारंभ है वो किस देश में हुआ था? जनसंख्या शिक्षा का जो स्टार्टिंग थी वो किस देश में हुई थी सबसे पहले? ठीक है, किस प्रदेश में हुई थी? सॉरी दोस्तों, प्रदेश का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो किस प्रदेश में हुआ था ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन 2015 की वीटीसी के यानी कि डीएलएड परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र में। इसके बाद आपका अगला सवाल है 123 नंबर क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का जो वर्णन है वो संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर धारा पूछ रहा है तो आपको धारा ही बताना है। और कुछ क्वेश्चंस में आपसे अनुच्छेद पूछ लेता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 21A। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21A। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर धारा पूछ रहा है तो धारा आपकी हो जाएगी 45। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 45, ऑप्शन बा। इसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लें। ठीक है, और हमेशा याद रखें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जनसंख्या शिक्षा पर जो प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार था ये आपका चेन्नई में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। 9 बजे से आपके सेकंड पेपर जो होगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वो उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उन्हें आप ज़रूर अटेंड करें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी चैनल पर ज़रूर जोड़ें ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। परीक्षाओं तक आपको इस तरह से तैयार कर दिया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आपके निश्चित रूप से 25 में से 25 अगर आप नहीं कहेंगे तो 24 तो आपके आ ही जाएंगे। और जो 50 नंबर वाले पेपर हैं उनमें आपके 50 में से 48 से 49 नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो तैयारी है वो लगातार कराई जाएगी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 126 नंबर का। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, मनुष्य के मूल्यों में सर्वाधिक जो विकास महत्वपूर्ण है चीज़ है वो क्या मानी जाती है? परिवार, आर्थिक पक्ष या भौतिक सुविधाएं या विदेशी मित्र। तो मनुष्य जो है, ठीक है, उसके मूल्यों के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है आपका परिवार। ठीक है, परिवार से ही जो व्यक्ति है वो सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, भौतिक सुविधाएं ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, आर्थिक पक्ष इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, या विदेशी मित्र इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। इसके बाद आपका अगला सवाल है 127 नंबर का। अध्यापक के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का जो विकास है वो छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी अध्यापक के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का जो विकास है वो छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? आप एक क्लास के टीचर हैं, ठीक है, और वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना है, छात्रों को बताना है राष्ट्रीय सद्भावना के बारे में। ठीक है, तो आप किस तरह से समझा सकते हैं ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से, या डंडे देकर। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, आप जैसा करते हैं, ठीक है, उसी तरह से बच्चे भी आपको देखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें वही गुण आएंगे जो आपके अंदर है। तो इस तरह से जब आप कुछ स्वयं करेंगे तो बच्चे भी उस चीज़ को देखकर उन चीज़ों को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसा आप कर रहे हैं बच्चे भी उसी तरह से
करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय सद्भावना का जो विकास है वो हो सकता है, यानी कि स्वयं बड़े लोगों के द्वारा इस पर अमल करने से। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं बड़े लोगों के द्वारा इस पर अमल करने से राष्ट्रीय सद्भावना का जो विकास है वो छात्रों में किया जा सकता है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, प्लेटो समर्थक था, किसका समर्थक था, ये आपको बताना है। ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, या शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज आधारित शिक्षा का, या तर्क पर आधारित शिक्षा का। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। जो प्लेटो समर्थक था वो ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। उसके बाद आपका अगला सवाल है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में यहाँ से पूछ रहा है। प्रकृतिवाद पर आधारित थी, आदर्शवाद पर, समाजवाद पर, या व्यवहारवाद पर। तो वैदिक कालीन जो हमारी शिक्षा थी वो थी आदर्शवाद पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 130 नंबर का, मदरसे का संबंध था। जो मदरसा है उसका संबंध किससे था, धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या उच्च शिक्षा से। तो जो मदरसा का संबंध था वो आपका उच्च शिक्षा से था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, और अगला सवाल आपको देखने के लिए मिला है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था। जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, वैदिक काल में, उसका प्रमुख संस्कार क्या था। तो इसमें कई सारे संस्कार होते थे, जैसे कि उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार होता था वो आपका उपनयन संस्कार होता था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में, या राष्ट्रकुलों में। तो प्राचीन काल में जो आपको शिक्षा दी जाती थी वो उसके लिए परिवार नहीं होता था, ठीक है, या नदियों के किनारे शिक्षा नहीं दी जाती, मठ वगैरह में शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि जो शिक्षा देती थी वो आपकी राष्ट्रकुलों में दी जाती थी। जो राष्ट्रकुल होते थे उसमें प्राचीन काल में स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो दी जाती थी। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बोर्ड का आज्ञापत्र कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोर्ड का जो आज्ञापत्र है वो प्रकाशित हुआ था आपका 19 जुलाई 1854 को। ये डेट आपको याद रखना है। 134 नंबर का आपसे सवाल पूछ रहा है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं किस शिक्षा आयोग से संबंधित थीं, किस शिक्षा से संबंधित थीं, ये आपको बताना है। उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, या तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्ण आयोग की जो संस्तुतियाँ थीं वो उच्च शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 135 नंबर का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसके अलावा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिये, या डी.एस. कोठारी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा का जो आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये किसका कथन है। कथन है ये लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसका कथन है। जो परिवार है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, ठीक है, जो घर होता है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, और जो बालक होता है, ठीक है, वो प्रथम विद्यालय, बालक का प्रथम विद्यालय क्या है, परिवार है। तो ये किसने कहा है, ये पेस्टोलॉजी ने कहा है, ये आपको याद रखना है, ये पेस्टोलॉजी का कथन है। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये भी एक कथन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये जो कथन है वो किस का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, यानी कि आत्मा के लिए शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ये कथन किसका है, फ्रॉवेल का है, एडिसन का है, ड्यूबी का है, या रूसो का है। तो ये जो यहाँ पर आपका कथन होगा वो एडिसन का है, ये आपको याद रखना है। इस सवाल का राइट आंसर होगा एडिसन। इसके बाद आपका अगला सवाल 138, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। जो वर्तमान समय में जो शिक्षा दी जाती है उसके कौन कौन से रूप प्रचलित हैं, अनौपचारिक है, या औपचारिक है, निरौपचारिक है, और उक्त तीनों। तो दोस्तों इस समय जो आपको एजुकेशन दी जाती है वो तीनों तरह से दी जाती है, औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन, और निरौपचारिक, तीनों तरह से आपको एजुकेशन इस समय दी जा रही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त, तीनों तरह से आपको एजुकेशन दी जा रही है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर जो बताना है वो अनौपचारिक साधन बताना है, ठीक है। यहाँ पर 3 औपचारिक साधन लिखे हुए हैं और उनमें से एक जो है
वो आपका अनौपचारिक साधन। तो इनमें से अनौपचारिक साधन जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार। परिवार में आपको अनौपचारिक शिक्षा मिलती है, ये आपको याद रखना है। बाकी विद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय, यहाँ पर आपको औपचारिक रूप से जो शिक्षा है वो दी जाती है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार जो है वो औपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। इसके बाद बात करें अगले सवाल के बारे में, तो अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अनौपचारिक साधन कौन सा है। ठीक है, अनौपचारिक साधन जो है वो कौन सा है, तो परिवार। ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ये अनौपचारिक साधन है, तो ये वाला आंसर भी आपका हो जाएगा। परिवार के साथ समाज है, तो ये तो लगा ही रहेगा इसमें। धर्म और समुदाय, ये भी अनौपचारिक साधन है। राज्य, चलचित्र, टीवी, ये सारे के सारे कैसे हैं, अनौपचारिक साधन है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये तीनों कैसे हैं, ये आपके औपचारिक साधन है। ये तीनों क्या हैं, ऊपर विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, ये आपके औपचारिक साधन है। बाकी परिवार, समाज, राज्य, चलचित्र, टीवी, धर्म, समुदाय, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके अनौपचारिक साधन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपर्युक्त सभी। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला सवाल है खुला विश्वविद्यालय, यानी कि जिससे आप ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि नेशनल लेवल पर बात करें तो आपने नाम सुना ही होगा, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है। इग्नू एक खुला विश्वविद्यालय। इसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो रूप होगा वो होगा निरौपचारिक। ठीक है, कैसा, निरौपचारिक रूप है। इसमें आप घर बैठे जो शिक्षा है वो ले सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मोड में, जिसे आप बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक, तो खुला विश्वविद्यालय अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो आपको अभी मैंने बताया था इग्नू। ठीक है, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आप यूपी में बात करें तो यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी है जिसे आप बोलते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ये इलाहाबाद में है। ये भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से नेशनल लेवल पर इग्नू है, इसी तरह से यूपी में है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, दोनों ही यूनिवर्सिटी के नाम, ये भी आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध ना रखकर विद्यालय की विशेष सामग्री बन गई है। ये विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं। जो औपचारिक शिक्षा है वो जीवन के अनुभव से कोई संबंध ना रखकर विद्यालय की एक विशेष सामग्री बन गई है, ऐसा कहा है। ये किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है, तो ये जो आपका कथन है ये जॉन ड्यूवी का कथन है, ये आपको याद रखना है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। इसके बाद आपका अगला सवाल है निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था। जो निरौपचारिक शिक्षा है जिसकी ओपन यूनिवर्सिटी एक तरह से, ठीक है, तो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा 20 से 35 वर्ष। ठीक है, 20 से 35 वर्ष के आयु के जो लोग थे उनको निरौपचारिक शिक्षा लेने का यहाँ पर जो साधन था वो यहाँ पर बताया गया कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया, यानी कि जो 20 से 35 वर्ग के आयु के लोग थे उनको निरौपचारिक शिक्षा लेने का साधन जो था उसका दबाव डाला गया यहाँ पर। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर है राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है किस चीज़ पर, जातिवाद पर, सांप्रदायिकता पर, प्रांतीयता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः किस पर निर्भर है, जातिवाद पर बिल्कुल नहीं निर्भर है, सांप्रदायिकता पर भी निर्भर नहीं है और प्रांतीयता पर भी निर्भर नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है। ठीक है, विरोधी प्रत्यय एक दूसरे के पूरक हैं या समांतर बढ़ते हैं, कोई नहीं है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय जो अवबोध है वो एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपको याद रखना है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बा। इसके बाद आपका अगला सवाल है 140 नंबर, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएँ हैं। जो राष्ट्रीय एकीकरण है, ठीक है, उसके लिए बाधाएं कौन कौन सी हैं, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है, उपयुक्त सभी हैं। तो एक तरह से ये सारी जो हैं वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधाएं हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, ये सारी की सारी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी बाधाएं बीच में बन रही हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन द,
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? जो राष्ट्रीय एकीकरण है इसका अर्थ क्या है? सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना या सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे सभी भारतीयों की जैसी पोशाक नहीं पहनाई जाती है, क्योंकि आपको पता ही होगा दक्षिण भारत का पहनावा अलग है, उत्तर भारत का पहनावा अलग है, ठीक है, आदिवासी लोगों का पहनावा अलग है। तो सभी लोगों को हम एक जैसी जो कपड़े हैं या पोशाक है, ठीक है, या ड्रेस आप कह सकते हैं, वो नहीं पहना सकते हैं। जिसकी जैसी मर्जी होगी वो उसी तरह से अपने जो वस्त्र है वो ग्रहण करेगा। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। इसी तरह से अगला ऑप्शन है, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना। ये भी पूरी तरह से गलत बात है, ठीक है। एक ही संप्रदाय के लोग रहेंगे तो ये सही नहीं होगा। जो जिस संप्रदाय का है वो उसी तरह से रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन है, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। आपको बताइए भारत में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो भारत में सभी लोगों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो इसमें जो विभिन्नताएं हैं वो हमें स्वीकार करनी होंगी, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना होगा। सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना ये कोई राइट आंसर नहीं होता है। सभी लोगों को एक जैसा नहीं बनाया जाता है और ना ही बना सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा। आपको देख लेना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नता को स्वीकार करना ये राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताएं। जो राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में अभी आपको पता चल ही गया होगा कि राष्ट्रीय एकीकरण आखिर है क्या। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जो किया जाता है उसके लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताएं इन्होंने। छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, ये भी सही है। समस्त जातियों, संप्रदायों और राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहित करना, जिसकी मैंने आपको बताया है। इंडिया में अलग अलग तरह की जातियाँ, अलग तरह के संप्रदाय हैं, राज्यों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, वेशभूषा अलग अलग तरह की। तो सभी को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो लिखाई पढ़ाई है वो कराई जानी चाहिए और इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। उपर्युक्त सभी से जो है वो शिक्षा के उद्देश्य बताएं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन द। इसके बाद बात करेंगे अगले सवाल की। और दोस्तों अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है उसके विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है उसका नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस संस्था का जो नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को आप बोलते हैं, यूनेस्को। ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे अगर लिखने के लिए आए तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है इसके विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं ये यहाँ पर आपको बताना है। तो विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, जिसकी अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया जाए, ठीक है। भारत में विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न संस्कृतियों के, सभी लोगों से एक दूसरे से मिलकर रहना ही चाहिए। विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, ये सारी की सारी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं। इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के सिद्धांत यहाँ पर बताना है, स्वतंत्र विचार का सिद्धांत है, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के सिद्धांत है। उपर्युक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है ये किस शिक्षा शास्त्री का कथन है। शिक्षा का जो कार्य है वो उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, जो चरित्र है उसको उत्तम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कथन है वो हार्वर्ड का है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हार्वर्ड का कथन है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है।
कि वह उद्देश्य विहीन है। ये किस शिक्षा शास्त्री का विचार है, ये आपको बताना है। तो जो शिक्षा है वो अर्थपूर्ण और नैतिक प्रक्रिया है और वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य के विहीन है। तो ये किसी एक शिक्षा शास्त्री का विचार है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा रिबलिन का ये कथन है, यानी कि रिबलिन का ये विचार है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था कि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। तो इसमें आपको याद रख लेना है, रिबलिन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं, वरना उसे ये भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, यानी कि केवल ज्ञान ही देना नहीं है, बल्कि ये भी उसे सिखाना है, बच्ची को ये भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग खुद से कर सके। ये कथन किसका है, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? तो ये रूसो का कथन है, ये आपको याद रखना। ये किसका कथन है? ये रूसो का कथन है। यहाँ पर बहुत सारे कथन आपको मिल जाएंगे, बट आप जब पहली बार इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक बार में याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार में किसी को याद नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हमें रिवीजन करना होती है, 2 बार 3 बार। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, अभी आप फटाफट यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं, एक बार फिर से ये PDF फाइल आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसे ही सारे सब्जेक्ट आपका जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी PDF फाइल आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, और 9 बजे से आपके सेकेंड जो सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हैं, तो उससे भी आप जरूर देखिए। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 155 नंबर का, ध्यान देंगे। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये भी एक कथन है और ये कथन पूछा जा रहा है कि ये किसका कथन है, और ये एक अच्छा कथन है। आप देख लेंगे एक बार इसे, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो ये विलियम शेक्सपियर का कथन है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज विहीन जो व्यक्ति है वो एक तरह से कोरी कल्पना है। ये कथन जो है वो रेमंड का है। ठीक है, ये कथन किसका है? रेमंड का है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए सवाल है, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? जो प्रयोगवादी विचारधारा है उसका जो सबसे बड़ा समर्थक है वो है आपके TP नन। ठीक है, ये प्रयोगवादी विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, ये कथन यहाँ पर एक दिया हुआ है, जो बात मेरे उद्देश्य की पूर्ति करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। ठीक है, जो बात मेरे उद्देश्य की पूर्ति करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है, मेरे जीवन का विकास करती है, ये किसका कथन है? ये आपका मानवतावादी कथन है। ठीक है, कैसा कथन है? मानवतावादी कथन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपका 159 नंबर, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। वास्तव में शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है ये आपको ज़रूर पता होगा। आपको आगे चलकर ये करना है या वो करना है, जो कुछ भी करना है, एक तरह से हमारा उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है था, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। ऐसा किसने कहा था? किस दार्शनिक का ये मानना है? तो जॉन ड्यूई का ये मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उद्देश्य व्यक्ति के होते हैं। ठीक है, आपको इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, क्या इनका मानना सही है ऐसा। ठीक है, फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है आंसर। 160 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये एडम्स ने द्विध्रुवीय शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका सामने स्क्रीन पर है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? जो आपका आदर्श समाज जिसे हम कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता आखिर क्या है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता। ठीक है, साक्षरता आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, और इस सवाल को ऊपर भी आपने पढ़ लिया होगा। बच्चे के समाजीकरण का जो आद्य व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है, जो प्रथम व्यक्ति है समाजीकरण का, वो कौन है? तो वो घर में जो माता जी होती हैं, पहले व्यक्ति होती हैं जो बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, माता जी, माता। इसके बाद आपका अगला सवाल है, मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। जो मूल्य अंतर्द्वंद है इसको समाप्त करने की सबसे अच्छी विधि है, सर्वोत्तम विधि है, वो आपका स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण के द्वारा मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त किया जा सकता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा स्पष्टीकरण। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल 164 नंबर, आप ध्यान देंगे,
पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो जो सत्य है वो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अर्थ, काम और धर्म ये तीनों जो मूल्य हैं पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 165 नंबर का कथन है। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। समाजीकरण आपको जो आपका और जो व्यक्तिकरण है ये एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। ये किसने कहा है, ये किसका कथन है, तो ये आपको बताना है। ये आपका मैकाइवर का कथन है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर। अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला सवाल 186 नंबर का, विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये भी आपने ऊपर पढ़ ही लिया, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। विद्यालय जो होता है वो समाज का एक छोटा रूप होता है। ये जॉन ड्यूबी का कथन है, ठीक है, किसका? जॉन ड्यूबी का कथन है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? ठीक है, प्रकृतिवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो ये आपका शिक्षण विधि में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, शिक्षण विधि में है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सबसे उचित उद्देश्य क्या है शिक्षा का? ठीक है, जो सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा का वो आखिर क्या है? तो ये आपका सबसे सर्वोपरि उद्देश्य वो है मानव निर्माण, ठीक है। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है मानव निर्माण, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, एमिल की रचना किसने की है? ठीक है, एमिल जो है एक पुस्तक है एमिल, इसकी रचना किसने की है? तो ये रूसो की रचना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में किसी भी समय आपसे पूछा जाता है कि एमिल के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो रूसो हैं। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए, अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछा जाए, अति लघु उत्तरीय में 1 नंबर में अगर आ जाए कि रूसो की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं एमिल, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 170 नंबर का आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है। ये क्लास आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगली क्लासेस दूसरे पेपर की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास वो 9 बजे से आपकी स्टार्ट होगी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है? जो मूल्य का संकट है इसका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थपरता, ठीक है। मूल्य संकट का जो मुख्य कारण है वो आपका स्वार्थपरता। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए अगली क्लास में। थैंक यू।